दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। स्टॉक फिर से 75 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले लेवल को टच करके स्टॉक ने अब फिर से तेज़ी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। क्या यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है? तो क्रिशिल रेटिंग की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है पावर सेक्टर से। वैसे तो अगर आप देखें तो सुज़लोन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की बहुत ही मजबूत और नंबर 1 कंपनी है, लेकिन साथ में सोलर सेक्टर में भी अब एंट्री कर चुकी है और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में 2-3 जो बड़ी अपडेट है वो इशारा करी है कि सुज़लोन में खरीदारी का ये सही मौका है और आने वाले इसमें सुज़लोन कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को एक-एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुज़लोन में बड़ी तेज़ी के लिए तैयारी हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 73.71 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी शानदार तेज़ी की संभावना बनी, लेकिन उसके पहले कुछ हल्की सी गिरावट हुई क्योंकि दिन का जो लो है वो 73.52 का है और वहाँ से तेज़ी की जो संभावना बनी तो स्टॉक सीधा 75.65 को क्रॉस कर गया। यानी फिर से स्टॉक इंट्राडे में 75 को क्रॉस किया। अंत में क्लोजिंग 74.94 के आसपास रही है, जहाँ पे 1.67% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एक तरह से ये अच्छी खबर है कि स्टॉक 75 के आसपास यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 80 रुपीज़ के आसपास था 1 अक्टूबर को। उसके बाद आप देखें तो इसमें गिरावट शुरू हुई। 3 अक्टूबर को स्टॉक आ गया 75 के आसपास और फिर 4 अक्टूबर से गिरावट की संभावना बनी। फाइनली 8 अक्टूबर को गिरते हुए इसने 70 के स्तर को भी तोड़ा और 68 पर आ गया। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। पिछली बार जब गिरा था स्टॉक आप देखें तो 84 से जब तेज़ी बन के स्टॉक नीचे आया तो 73 से उसने बाउंस बैक दिया था। अब की बार 86 का हाई बना, लेकिन निचला लेवल इसने 68 का टच किया और ये लंबी लेंथ है और यहाँ से इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। उस दूसरे दिन सीधा 9 अक्टूबर को ही 74 के आसपास स्टॉक आ गया। उसके बाद स्टॉक देखे तो 10 अक्टूबर को 77 के आसपास था, पर उसके बाद पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक फिर गिरावट की चपेट में आया और 74 के आसपास आया। अब एक तरह से लग रहा है कि जो इसका दायरा है फिलहाल 70 से लेके 80 का दायरा है और 70 के नीचे स्टॉक जाएगा तो गिरावट की संभावना बन जाएगी। 80 को पार करते ही नई तेज़ी आ सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से यानी MSEDCL की तरफ से ऑक्शन जारी किया गया था 1650 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए और इसमें 4 कंपनियां इस टेंडर की विनर बनी है, जिसमें JSW न्यू एनर्जी, इसके अलावा टाटा पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, अवाडा एनर्जी और जूनिपर ग्रीन एनर्जी। तो ये सुज़लोन के लिए भी गुड न्यूज़ है क्योंकि देख सकते हो कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी हो या फिर अवाडा एनर्जी, ये पुराने कस्टमर है सुज़लोन के, लगातार उनको ऑर्डर मिल रहा है इससे। तो ये जो बड़ा एक टेंडर मिला है इनको, तो इनके लिए जो विंड प्रोजेक्ट है वो कंपनी कर सकती है, कंप्लीट करके देगी और उसके लिए सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी करेगी। तो इसका सीधा फ़ायदा सुज़लोन को तो दिखाई देगा। तो ये बड़ा टेंडर है जिसमें आप देखो कि अलग अलग 4 कंपनियों को इसमें हिस्सा मिला है। अवाडा एनर्जी की बात करें तो 500 मेगावाट का इनको टोटल ये टेंडर में हिस्सा मिला है। तो 13 मेगावाट प्लस 487 मेगावाट ग्रीन शू के माध्यम से, और जूनिपर ग्रीन एनर्जी की बात करें इसको 150 मेगावाट का टोटल ये प्रोजेक्ट मिला है टेंडर के माध्यम से, जिसमें 75 मेगावाट प्लस अनदर 75 मेगावाट ग्रीन शू के माध्यम से। और इसकी जो कॉस्ट है आप देख सकते हो कि इनको पर यूनिट 3.60 रुपीज़ के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। तो अब देख लो इनके लिए जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो सुज़लोन कर सकती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सुज़लोन के दिखाई दे रही है। अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और निकल के आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेकर क्रिशिल की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2030 तक जो RE कैपेसिटी है वो 360 से लेकर 370 गीगावाट को टच कर सकती है और इस हिसाब से जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो रेट होगा वो CAGR 16.5% से लेकर 17% के आसपास रहेगा। तो इसमें आप देखें तो जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल है और सोलर विंड प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी 370 गीगावाट तक जाने की संभावना व्यक्त की गई है।
तो अगर इसके हिसाब से देखें तो जो सरकार का गोल है 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाने का, वो पूरा नहीं होता, वो दिखाई देगा। इस समय ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी देखें, इंस्टॉल कैपेसिटी तो 7.5% से लेकर 8% ग्रोथ के हिसाब से 442 गीगावाट के आसपास है मार्च 2024 तक। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान देखें तो 191 गीगावाट के आसपास है। तो क्रिशिल की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में जो योगदान होगा आरई का, वो भी काफ़ी शानदार होने वाला है। लेकिन अभी भी जो सरकार ने अपना 500 गीगावाट का गोल सेट किया, उससे तो दूर है, और इसीलिए देखना होगा कि क्या ये 2030 तक इस कैपेसिटी को पा लेते हैं या फिर उससे समय से पहले। तो जिस हिसाब से टेंडर बहुत सारे निकल रहे हैं, अब बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें अदानी ग्रुप हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, और दूसरी और कंपनियां जो तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, टाटा पावर का भी बड़ा योगदान है। तो ये टारगेट जो है क्रिशिल का, ये लग रहा है कि समय से पहले पूरा हो सकता है। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया करीब $109 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं ग्रिड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इसको पीछे सबसे बड़ी वजह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है उसको अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए नई ग्रिड कनेक्टिविटी तैयार करनी होगी, नए ट्रांसमिशन बिछाने होंगे और नई लाइनें बिछानी होगी, जिसके माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है उसको सभी जगह पे पहुंचाया जा सके। इस समय अगर आप देखें तो जो भी विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण होता है उसको नदी के ग्रिड में ही उसको पहुंचाना पड़ता है। अगर वो वहाँ पे अगर बिजली की उतनी खपत नहीं है तो वो वेस्ट हो जाती है, और इसीलिए इसको ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करना है ताकि ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहे वहाँ बिजली को पहुँचाया जा सके। तो स्टोरेज की व्यवस्था भी करनी है, और इसीलिए सरकार यहाँ पर बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है। तो सरकार का एजेंडा क्लियर है, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आने वाले समय ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना, और इसीलिए इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकती है। अब सुजलॉन एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर साबित होगा वो होगा Q2 का रिजल्ट। बहुत जल्द हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा, क्या संभावना होगी उसको समझेंगे। उससे पहले हम 2023 और 2024 के रिजल्ट को एक बार देख ले। सबसे पहले बात कर ले रिवेन्यू की। मार्च 2023 में 5,990 करोड़ रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 6,568 करोड़ तक पहुंचा। तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है पिछले एक साल में। खर्च की बात करें तो 5,139 करोड़ का टोटल खर्च था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 5,500 करोड़ तक पहुंच गया। तो खर्च भी बढ़ा क्योंकि सामने रिवेन्यू बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2023 में 832 करोड़ के आसपास टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो मार्च 2024 में 1,029 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 14% के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 16% तक पहुंच गया। अदर इनकम की बात करें तो 20 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 38 करोड़ के आसपास रही। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 2,892 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 659 करोड़ के आसपास था। तो ये जो प्रॉफिट में गिरावट आई है, आप देख सकते इसके पीछे वजह की एक मुश्त बड़ी रकम मिली थी कंपनी को अपने पुराने सेटलमेंट के तहत, वो इस प्रॉफिट में जोड़ी गई है। और देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 2,887 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 2024 में 660 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो इस हिसाब से देखें तो प्रॉफिट आपको जो कम होता है वो दिखाई देगा। इसके पीछे वजह ये है कि इसमें एक बड़ी रकम ऐड हुई है मार्च 2023 में, और इस बार भी रिजल्ट में जो इनकी कॉरपोरेट ऑफिस इन्होंने बेची है उसका जो रकम है वो इसको प्रॉफिट में जोड़ा जा सकता है। तो प्रॉफिट इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी फ़िलहाल इसके लिए हमें वेट करना होगा रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।